बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाह फैसल इमाम और आज के इस पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। इन्होंने अपना करियर जो इंटरनेशनल मार्केटिंग से शुरू किया था, फिर बाद में बिज़नेस डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड हो गए। अब ये करंटली एज अ बिज़नेस मैनेजर काम कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करूँगा अली जहांगीर। अली, कैसे हैं आप? वेलकम शाबाश सर। अली, थैंक यू वेरी मच कि आज के पॉडकास्ट में आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा अली, इस पॉडकास्ट का बेसिकली मकसद ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो फ्रेशर्स हैं, वो किस तरह फार्मास्यूटिकल फील्ड में आ सकते हैं और कौन कौन से डोमेन है। तो हम अपनी जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं इन टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं। तो अली, सबसे पहले थोड़ा सा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आपने क्या किया हुआ है। एकेडमिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो 2015 में फार्मडी किया फ्रॉम ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। इसके बाद 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस लिया और CBM में एडमिशन लिया इन मार्केटिंग और 2018 में अपना MBA कंप्लीट किया। तो अली, आपने जो अपना MBA किया था वो राइट आफ्टर फॉर्मडी आपने इनिशिएट कर दिया था? नहीं, और CBM की रिक्वायरमेंट थी 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस की। तो 2015 से 16 मैंने मार्टिन डॉल लिमिटेड का एक्सपीरियंस लिया इंटरनेशनल मार्केटिंग का। दैन एडमिशन लिया MBA में। अच्छा, और MBA आपने मार्केटिंग में किया MBA मैंने मार्केटिंग में। और ये आपकी वीकेंड क्लासेस होती थी? वीकेंड क्लासेस होती थी सैटरडे संडे की। अच्छा अली, जब भी हम बात करते हैं फॉर्म डी, तो शुरू से आपका सपना था यार कि मुझे बिजनेस साइड की फील्ड पे आना है, मार्केटिंग फील्ड पे आना है, या आपने इस जो प्रोफेशन है इस डिपार्टमेंट को बाद में जाके एक्सप्लोर किया? ये एक मिक्स जर्नी है। ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ मेरा एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस रहा था प्रोडक्शन का। वहाँ मुझे फील हुआ कि यार आई एम नॉट अ प्रोडक्शन गाय, मैं क्वालिटी कंट्रोल QA इनमें काम नहीं कर सकता। तो मुझे लगा कि फिर जो फील्ड रिमेनिंग या जो अपने सीनियर से सुना था वो था सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में स्टार्ट करने के लिए सब ने कहा कि यार सेल्स से स्टार्ट करो, सारे सीनियर्स सेल्स में थे। तो सेल्स के इंटरव्यू दिए थे, अराउंड 16 इंटरव्यूज़ दिए थे 2 से 3 वीक में। और उसमें 3 कंपनी में सिलेक्शन हुई थी। और उसी प्रोसेस के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे चले गया। दैन आफ्टर 3 मंथ्स मार्टिन डॉ ने एक इंटर्नशिप MTO प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उस MTO प्रोग्राम में मैं सेलेक्ट हुआ और वहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। ये बस इस तरह था क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं ट्रैवलिंग जहाँ कम से कम हो। और मैं अपने क्योंकि मेरी हैंड की फिजिबिलिटी उस वक्त इतनी नहीं अच्छी थी, तो ये था कि कोई कंप्यूटर बेस्ड जॉब मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है। तो वो बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग एक एक्सीडेंटली MTO प्रोग्राम के थ्रू एंटर हुआ और फिर वहाँ से कैरियर जर्नी स्टार्ट। अच्छा अली, आपने बताया कि आपने सेल्स के लिए पहले इंटरव्यू दिया, 16 कंपनीज में आपने अप्लाई किया था जिसमें 16 नहीं, 4 कंपनीज में अप्लाई किया था और उसमें तकरीबन 16 इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे जिसमें से 3 में सिलेक्शन हुई थी। 3 में आपकी सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद आप ड्यू टू योर एक्सीडेंट सेल्स की जॉब परस्यू नहीं कर सके थे, फिर आपको एक ऐसी जॉब फिजिबल रिक्वायर्ड थी जो कि जिसमें कंप्यूटर वर्क रिलेटेड हो, जिसमें ट्रैवलिंग और ये सारी बिल्कुल। चीज़ें ज़्यादा ना हो। तो आपने मार्टिन डाउ का प्रोग्राम एक्सप्लोर किया जो कि आपने फिर एज अ इंटरनेशनल मार्केटिंग की फील्ड में आपने एज MTO ज्वाइन किया। वो भी आप एक्सप्लोर करना कहेंगे या कहेंगे बाय लक, क्योंकि rosie.pk पे CV की नहीं थी अपलोड। और मार्टिन डाउ ने मुझे rosie.pk के थ्रू कॉल किया था। तो ये भी एक बाय लक था कि मुझे मार्टिन डाउ लिमिटेड से MTO प्रोग्राम के तहत खुद कॉल आती है थ्रू rosie.pk। नॉर्मली लोगों से यार नहीं क्या होगा कि rosie.pk भी कभी किसी को जॉब फैसिलिटेट कर सकता है, बट मेरा कैरियर rosie.pk की वजह से फैसिलिटेट हुआ। HR ने मुझे rosie.pk से अप्रोच किया था और वहाँ से फिर मैं MTO प्रोग्राम में बैठा। 4 कैंडिडेट थे जिसमें से एक मेरा क्लास फेलो ही था बैरिया कॉलेज का। और हम लोग 4 लोग कंपटीशन में थे। 3 सीरीज ऑफ इंटरव्यू हुए और देन आई विल सेलेक्ट। अच्छा अली, मार्टिन डाउ में MTO की पोजीशन जो आपने इनिशिएट किया, स्टार्ट की इंटरनेशनल मार्केटिंग में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या चीज़ें सीखी आपने वहाँ पे? अच्छा, इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ समवॉट डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये डोमेस्टिक मार्केटिंग में जिसमें मैं अभी हूँ उससे काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है क्योंकि इसमें डिफरेंट मॉडल्स चलते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग मॉडल नहीं होता, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल भी चलता है और समवॉट आप फ्रेंचाइजी मॉडल भी रन करते हैं एंड देन सेल्स एंड मार्केटिंग मॉडल भी रन करते हैं। वहाँ जाकर मुझे डिफरेंट मॉडल्स का एक्सपीरियंस हुआ। फिर आप एक कंट्री को अगर डेवलप करते हैं तो पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी आपकी एक मार्केट डेवलप है, आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में आपकी टीम्स ही अवेलेबल है, आपने जस्ट लॉन्च करा। इंटरनेशनल में आपने पहले मार्केट को डेवलप करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले आपके पास प्रोडक्ट हो, देन आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिफाई करते हैं, उससे प्राइस नेगोशिएट करते हैं तो वो कंट्री आपसे डेवलप होती है। देन फिर आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, वो अराउंड 1 ईयर्स का वो ड्यूरेशन होती है, 1 और 2 ईयर्स की। देन उसके बाद जाकर आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होती है। तो एक लेंदी प्रोसेस है इंटरनेशनल मार्केटिंग में।
अगर आप एक डेवलप कंट्री में बैठे हुए हैं, जैसे अफ़गानिस्तान आपके लिए डेवलप हुआ, अब आप एग्जिस्ट करते हो, उसमें मज़ीद प्रोडक्ट लाना चाह सकते हो, आसान है। मगर एक कंट्री जिसमें आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, उसमें आप एंटर होने की कोशिश करते हो, तो इट्स अराउंड 2.5 ईयर्स की एक ड्यूरेशन होती है। तो एक ये लर्निंग मिली कि यार एक ऐसी कंट्री जिसमें आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसमें जब आप एंटर होते हैं तो आप मार्केट डेवलप करते हैं अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद प्राइस स्ट्रेटजीज़ कैसे होती हैं, उसमें उसका कितना प्रोपोर्शन है, आपकी कॉक्स कितनी है। फिर उधर जाकर मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ फ्रेश ही मैं गया था, तो IQVIA का कॉन्सेप्ट लर्न हुआ। मुझे पहले डोमेस्टिक IQVIA को लर्न करना पड़ा, ताकि जो इंटरनेशनल की एक्सेस फाइल्स डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते थे अपनी मार्केट के पोटेंशियल को शो करने के लिए, उसकी रीडिंग मुझे आनी चाहिए। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दैन इसमें इसी के साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब आप मार्केट डेवलप करते हैं तो आप BD से भी बहुत ज़्यादा इन टच रहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के आउटर कार्टन वो सब स्पेसिफिकली उस रेगुलेटरी कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट में आती है। दैन वहाँ रहते हुए रेगुलेटरी का भी इन टच मिला कि यार डोजियर इंटरनेशनल का क्या होता है, CTD क्या होता है, ACTD क्या है, नॉन CTD डोजियर्स क्या होते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस लर्निंग का एक अच्छा 1 साल में एक आप कहेंगे मल्टीपल चीज़ें, रेगुलेटरी वाली कुछ चीज़ें सीखने को मिली, कुछ BD वाली चीज़ें सीखने को मिली। दैन डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए जैसे IQVIA इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए नंबर्स की स्टोरीज़ क्या है, मार्केट की पोटेंशियल को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऑफर करनी चाहिए, उस मार्केट के लिए सूटेबल है या नहीं है। जैसे श्रीलंका में कॉम्बिनेशन नहीं होते, श्रीलंका में फ्री पिल सिंगल मॉलिक्यूल को रजिस्टर्ड कराना ज़्यादा आसान है। तो ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी लर्निंग भी। अफ़गानिस्तान ऑपरेट हो रहा था, श्रीलंका में डिस्ट्रीब्यूटर के इश्यूज़ को कुछ आइडेंटिफाई करने का मौका मिला। जो फ्रेंच कॉलोनीज़ कहलाई जाती है अफ्रीका में, उनका एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस थी अंदर फ्रेंच और वहाँ CTD की थी, तो एक मल्टीपल डिपार्टमेंट से इंटरलिंक होना, डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक होना, एक्सटर्नल इंटरनल डिपार्टमेंट से लिंक होना, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा अली, आपने जो चीज़ें अब डिस्कस की कि आपकी जो लर्निंग थी वो काफ़ी डिफरेंट डोमेन में रही, और एक चीज़ ये थी कि डोमेस्टिक, यानी अगर हम बात करें नेशनल जो कंपनी है, जो जो नेशनल मार्केट है, उससे वो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अच्छा, इस फील्ड में आपको डेफिनेटली आपने मार्केटिंग में आना था, आपको चांस मिला इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप रोल प्ले करने का, लेकिन उसके बाद आप फिर बिजनेस डेवलपमेंट की साइड पे क्यों आए? अच्छा, इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप ये कह लें कि अगर 700 फर्म्स ऑपरेट करती हैं, तो उसमें से टॉप 30 फर्म्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करती है। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी के लिए फिजिबल है इतने बड़े फाइनेंशियल प्रोजेक्ट को रन करना। तो मोस्टली जो नेशनल कंपनीज होती हैं वो अफ़गानिस्तान पे एक लोकल मॉडल, यहाँ से पेशावर से माल गया, वहाँ चले गया, उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने माल डिज़ोल्व कर दिया, उसकी सेल्स टीम थी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल रन हो जाता है, वो भी विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है, क्योंकि अफगानिस्तान इंटरनेशनल मार्केटिंग में शायद एक पेशावर जैसा प्रोविंस के तौर पे या KPA प्रोविंस की तरह हमारी तरह एक्ट करता है। तो इसलिए आपको ये देखना होता है कि आपके पास कितनी कंपनीज रह जाती हैं। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो लोग होते हैं उसमें मूवमेंट भी बहुत स्लो होती है। जो लोग हैं वो सालों से एक कंपनी में, जैसे मेरे इमीडिएट बॉस थे, वो अराउंड 10 ईयर्स से मार्टिन डाउ से एसोसिएटेड थे, तो मूवमेंट्स बहुत कम होती है। मुझे लगा कि यार इधर ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर यहाँ रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट दिन ब दिन सख्त होती जा रही है, इंटरनेशनल क्लॉजेज आ रहे थे, हर कोई CTD मॉड्यूल को एक्सेप्ट कर रहा था। इवन अफगानिस्तान ने भी डोजियर 2015 में पहली बार डोजियर या रजिस्ट्रेशन की कंडीशन पाकिस्तान पे रखी थी। मुझे लगा इस तरह बहुत सी जो नेशनल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं वो बैकआउट हो जाएंगी, और कुछ जाइंट्स रह जाएंगे। उस जाइंट्स में फिर मूवमेंट कैसे होगी अगर वो भी इस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर सके। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां फ़िलिपीन और वियतनाम में 2015 में 16 में उनके बिजनेस क्लोज हो गए ड्यू टू स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी कंडीशन जो अडॉप्ट कर रही थी CTD और CTD की मिक्स करके। तो मुझे लगा कैरियर ग्रोथ स्लो हो जाएगी या इतना स्कोप नहीं है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो मुझे लगा कि BD एक ऐसी फील्ड है जिसको मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग के साथ रहते हुए, क्योंकि IQVIA सीख लिया था, आर्टवर्क का कुछ कॉन्सेप्ट आ गया था, और जो BD के 5-6 स्टेप्स उनको लर्न आउट कर लिया था। एक मेरे कुलीग होते थे हसन, उन्होंने मुझे बड़ा इस चीज़ में फैसिलिटेट किया था। उसने मुझे काफ़ी BD की चीज़ें सिखाई थी, जिसकी वजह से मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जब मैं BD का इंटरव्यू देने बैठा तो मुझे बेसिक रोल से नहीं उठाया गया, बल्कि मुझे एक अपर पोजीशन में ऑफ़र की गई, बनस्बत इसके कि मेरा पास बैकग्राउंड उस फील्ड से नहीं था। तो BD में आप कितने अर्सा रहे और किस कंपनी के साथ चलेंगे? BD में मैं 2 कंपनीज़ के साथ एसोसिएटेड रहा। फर्स्ट वन इज़ मैक्टर, अनदर वन इज़ फार्माटेक। वो अराउंड 2.5 ईयर्स का आप ड्यूरेशन कह लें। जिसमें मैक्टर की अगर मैं बात करूं तो मैक्टर की स्पेशलिटी हुई थी कि वो नेशनल कंपनी होते हुए 5D या NC मॉलिक्यूल्स पे काम अच्छे से कर रही थी, वो टाइमली लॉन्च कर रही थी,
उस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज भी उस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर रही थी। तो मैक्टर ने सोफोस बोवेर की वजह से अराउंड 1 बिलियन का रेवेन्यू ऐड किया था, वो उसकी रैंकिंग भी इम्प्रूव हुई थी। तो उस कंपनी से मुझे ऑफ़र मिली, तो आई थिंक कि वहाँ एक अच्छी लर्निंग मिल सकती है, सोच कर मैं गया। बहुत से जो मॉडर्न डाउ के लोग थे उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि यार मैक्टर छोटी है, जाके फंस ना जाओ। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू कि एनसी में आप किस तरह चीज़ों को फास्ट करते हैं, किस तरह आप ड्रैप को टैकल करते हैं, किस तरह टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं। वहाँ रहते हुए मुझे प्लांट से एसोसिएटेड और प्रोडक्ट से एसोसिएटेड टेक्निकल साइंस का जो हम फार्म डी में पढ़ते हैं वो उसका बहुत आइडिया हुआ। दैन रेगुलेटरी वाला एक्सपोजर मज़ीद इंक्रीज़ हुआ कि नेशनल रेगुलेटरी किस तरह बिहेव करती है, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। इवन रेगुलेटरी में भी बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई होती हैं। आप मटेरियल इंपोर्ट पहले किस तरह कर सकते हैं, आप डोजर को फाइल कर दें फॉर एक्सपोर्ट, उससे आपको मटेरियल लाइसेंस मिल जाता है। आप पहले से कंपनसेट, मतलब फर्स्ट मूवर बनना बीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टफ टास्क होता है। उसमें भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई की जाती हैं। ट्रेड नेम ब्लॉकिंग, मल्टीपल कंपनीज एक साथ 8-10 ट्रेड नेम बुक करा देती थी, जाके वो जिन लोगों ने कंपटीशन में अप्लाई किया था वो ब्रांड नेम वो मिले नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेड नेम अप्लाई हुआ था, तो इससे वो कंपटीशन 25 दिन डिले आउट हो जाता है। तो एक मल्टीपल टैक्टिक्स उसमें लर्न हुई और एक अच्छा कॉन्सेप्ट लर्न हुआ। ये भी समझ में आया कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता फार्मा में, आप उसकी मार्केट को किस तरह ड्राइव करते हैं। वो इंडिकेशन ड्राइव मार्केट कॉन्सेप्ट कहलाया जाता है बीडी में, कि थेरेपी एग्जिस्ट करती है मल्टीपल इसके, तो आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि थेरेपी की मार्केट कितनी बड़ी है, उसमें से इस मॉलिक्यूल का एज इतना है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को किस तरह प्रोवोक करेंगे, फिर देन मार्केटिंग को पिच करना उस आइडिया को, बिजनेस प्लान को। तो एक ये भी एक अच्छी लर्निंग रही। फिर देन इसके बाद मैं फार्माटेक में मूव हुआ। फार्माटेक में मुझे पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि बीडी में जब मैं मैक्टर में, फिर फार्माटेक में मुझे एक्सपीरियंस मिला कि आप कैसे जूनियर्स को हैंडल करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि फार्माटेक बीडी में एज सच कुछ नहीं थी, एग्जिस्टेंस नहीं थी। टिपिकली जो मॉलिक्यूल लॉन्च हुए हुए थे उन्हीं को रेप्लिकेट करती थी, वो भी जब मार्केट डेवलप हुए 4 से 5 साल हुए हुए थे। तो उस कंपनी में पूरा डेवलप करना, अपने साथ रेगुलेटरी एनपीडी को अलाइन करना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट कराया जाता है, उसका एक एक्सपोजर हुआ। अब मुझे वो लर्निंग साइड मिली जो बिल्कुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड से रिलेटेड थी। तो वो एक लर्निंग का मैं एंटर हुआ। फिर दूसरे डिपार्टमेंट से लिंक होना, क्योंकि पुराने लोग एग्जिस्ट करते थे, उनकी एक रिटेलिएशन आना, रेजिस्टेंस आना, उसको हैंडल करना। मगर उसमें भी मेरे बॉसेस और जो अब कह लें मैनेजमेंट, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। फिर दैन वहाँ रहते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ एक न्यू मॉडल का बीडी में, कि इंटरनेशनल की कुछ प्रोडक्ट्स आप लोग प्रोडक्ट एक्वायर करके ला सकते हैं, प्रोडक्ट लाइसेंसिंग मॉडल पे लेकर। तो लाइसेंसिंग मॉडल का एक एक्सपीरियंस हुआ जो डेवलपमेंट से बिल्कुल समवॉट डिफरेंट था। उसमें आप इंटरनेशनल कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं, उनसे मार्केट ऑथराइजेशन राइट रहते हैं, कुछ में आपको प्रोडक्ट के राइट्स मिल जाते हैं, कुछ में बनी बनाई प्रोडक्ट के सब मार्केट ऑथराइजेशन के राइट्स मिलते हैं। तो मैंने रीनिंग का पार्टनर था, वहाँ से मुझे फास्ट टर्म्स और CPHI का कॉन्सेप्ट मिला, और ये लर्निंग स्टार्ट हुई कि इंटरनेशनल लाइसेंसिंग मॉडल क्या है और प्रोडक्ट किस तरह एक्वायर करते हैं, और सम वॉट फिर कंपनीज मर्जर की तरफ कैसे मूव हुई थी। लास्ट जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी मॉडर्न डाउ, उसने एक्विजिशन की थी रॉश फार्मा की। तो वो चीज़ें 3 साल बाद में समझ में आना स्टार्ट हुई कि लाइसेंसिंग मॉडल में, क्योंकि ये सारे मॉडल्स अपनाए जाते हैं, तो इट्स सम वॉट एक और मज़ीद एक्सपीरियंस लर्निंग का में एक मज़ीद एक चीज़ ऐड ऑन हुई। और वहाँ रहते हुए मुझे MBA भी चल रहा था, और फास्ट टर्म की, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट थी, मैंने रेनी जो वन ऑफ दी ग्लोबल आप क्या है कि 10,000 कंपनीज में से 48 नंबर की रैंकिंग पे इटली की वन ऑफ द रेनाउंड फर्म। वो यूरोप में Me Too जो सबसे पहले लॉन्च करते हैं आफ्टर प्रोडक्ट लाइसेंस जब उनके ख़त्म हो जाते हैं, तो वो उस कंपनी से इंटरेक्शन करना और फिर उसके मार्केटिंग प्लान्स को देखना। तो एक लर्निंग का हुआ कि यार जो हम MBA में पढ़ते हैं, FMCG के ब्रांड प्लान पढ़ते हैं, उसको फार्मा में किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, ब्रांड लैडर कॉन्सेप्ट क्या है, पेशेंट जर्नी कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें वहाँ बैठ के लर्न। और फिर वो लर्निंग कर्व में मेरे एड ऑन होने के बाद मुझे जो गेट्स का इंटरव्यू था उस वहाँ तक वो फैसिलिटेट करती हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा अली, आपकी अगर जर्नी की बात करो तो काफ़ी मिक्स किस्म की जर्नी रही। आपने करियर शुरुआत कहा जहाँ सेल्स है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो आप नहीं कर सके, फिर आपने एज MD इंटरनेशनल मार्केटिंग किया। फिर उसके बाद आप बिजनेस डेवलपमेंट की फील्ड में आ गए, उसमें भी आपने इसको दो हिस्सों में, दो कंपनीज में आपने अपने यहाँ सफ़र किया। एक मैक्टर फार्मा थी, दूसरी फार्माटेक थी। मैक्टर के अंदर आपने स्किल सेट्स और जो भी ऑन ग्राउंड
नॉलेज थी उसको आपने कवर किया, बिल्कुल और फार्मा टेक के हवाले से आपको ये था कि पीपल मैनेजमेंट टीम को किस तरह लेके चलना है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है ताकि आप बिजनेस में एक इम्पैक्ट ला सकें। बिल्कुल। फिर इन दी एंड आपने फिर दोबारा डोमेस्टिक मार्केटिंग की तरफ आने की कोशिश की, क्या वजह थी? क्योंकि आपकी लर्निंग जो आपने भी जो सारी चीज़ें कही, लर्निंग मुझे दिख रही है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कोई प्रोसेस रिलेटेड हो चुका है, आपका लर्निंग फेज कंप्लीट हो गया है, अब मुझे यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है या करियर ग्रोथ के चांसेस नहीं है, तो अब मार्केटिंग में फिर क्यों आए? ये भी आप कह लें कि समवॉट जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मैं बीडी में अच्छा ग्रो कर रहा था, विद इन 2 years असिस्टेंट मैनेजर के टैग पे आ गया था, और जब मैंने गेट स्विच किया तो मैं एसोसिएट मैनेजर होने वाला था। तो आप ये कह लें कि अगर मैं 10 days स्टे करता तो आई वॉज एन एसोसिएट मैनेजर और मैं बीडी। अब मुझे ये हुआ यार मैं शायद 5 साल में बीडी मैनेजर बन जाऊंगा, और देन 25 to 30 years की जो जर्नी है मेरी कैरियर की वो किस तरह स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मैं एचओडी विद इन 10 to 12 years बन गया उसके बाद क्या? क्यों नॉर्मली बीडी में होता है मैनेजर, मैनेजर के बाद कुछ कंपनीज में एचओडी मौजूद है, और वो एचओडी बनने के बाद नेक्स्ट मूव अवेलेबल नहीं है। मुझे लगा कि अगर मुझे कंपनी लैडर में, कैरियर लैडर में आखिरी लेवल तक जाना है, ग्रुप एमडी लेवल तक जाना है, सीईओ लेवल तक जाना है, तो मुझे मार्केटिंग वो लैडर प्रोवाइड करेगी उसमें, क्योंकि काफ़ी डेजिग्नेशंस हैं और पूरा एक आपके पास 50 year तक की एज तक का पूरा कैरियर पाथ अवेलेबल है। तो ये चीज़ ने मुझे सोचने में मजबूर किया। और देन ड्यूरिंग बाद मेरे एक कुलीग थे जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी का बताया कि यार तुम्हें मार्केटिंग आती है, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में काम करने पे, तो व्हाई डिडंट यू ट्राई इन मार्केटिंग? मैंने कहा यार अगर मार्केटिंग में इतना आना आसान है तो फैसिलेट कर। तो जस्ट जोकिंग, और उसके बाद उस कुलीग ने मुझे फैसिलेट किया गेट्स के इंटरव्यू में। और इंटरव्यू कॉल आती है 10 बजे, सीवी मूव होती है 11 बजे कॉल आती है, और अराउंड 3 बजे से इंटरव्यू की सीरीज रन होती है और 8 बजे तक चलती है। उसमें 4 लोग मेरा इंटरव्यू लेते हैं और आई वॉज सेलेक्टेड। तो मेरे जितना भी पास लर्निंग था टेक्निकल की, उसकी वजह से गेट्स का इंटरव्यू अच्छा हुआ, गेट्स ने अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और वहाँ से फिर मेरी डोमेस्टिक मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे अली, फिर आपने एज अ असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर ज्वाइन किया कैंसर बिल्कुल। में। अच्छा, यहाँ पे आपकी क्या लर्निंग रही, और आपने प्रीवियस लर्निंग को कैसे इस्तेमाल किया? अच्छा, जब मैंने ज्वाइन किया था इट वाज आई थिंक अक्टूबर था, और गेट्स में नवंबर में ब्रांड प्लान का टाइम था। तो गेट्स का जो सबसे ज़्यादा जिसमें प्रोडक्ट मैनेजर्स अपने आप को शोकेस करने लगते हैं, इट वाज द टफेस्ट टाइम जो गेट्स के ब्रांड मैनेजर देख रहे होते हैं कि यार ये वो चीज़ है जिससे हमारे कैरियर को बूस्ट मिलेगा। मेरी ज्वाइनिंग उस वक्त हुई, तो शुरू में इट्स वाज टू टफ बाय माई कलीग, और थोड़ा बहुत टफ टाइम डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी मिला, डिफरेंट कुलीग से भी मिला। बट इट वाज गुड कि मेरी जो पास्ट लर्निंग थी उसमें काफ़ी हेल्प मिली कि मैं ब्रांड प्लान में जब बनाने बैठा तो मुझे शायद उस तरह अंदाज़ा नहीं था कि गेट्स की ब्रांड प्लान की लेआउट कैसी है, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल के देखे थे मैनेरीनी में। तो उस मैनेरीनी के प्लान में काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थी। जब मैंने उनको अल्टीमेट अप्लाई करने की कोशिश की तो काफ़ी चैलेंजेस आए, या ये नहीं हो सकता, ये वाली चीज़ यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ यूँ नहीं होती। तो करते करते समवॉट कुछ चीज़ें जो ब्रांड प्लान की लर्निंग की थी पास्ट में, वो एक्सपीरियंस में काउंट किया, और स्टार्ट भी उसकी जर्नी फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। और आई थिंक कि उसमें मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो एज मिला दूसरे लोगों को ये था कि आई वाज लिंक्ड नंबर्स विद साइंस। तो लोग बहुत स्मार्ट थे शायद नंबर्स में, आई वाज इन स्मार्ट इन साइंस। तो मेरी साइंस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए जो मेरी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी थी उसको नंबर के साथ टैग करके मैं वो ब्रांड प्लान विन का विनर होता हूँ, वो भी एक इंडिविजुअल कैटेगरी में एज अ फ्रेशी। तो उस वक्त 3 कैटेगरीज आई थिंक अवेलेबल थी, एक टीम की अवेलेबल थी, एक इंडिविजुअल की अवेलेबल थी, और एक यंगस्टर्स की थी। तो मुझे एक इंडिविजुअल ब्रांड मैच्योर कैटेगरी में मिलता है। तो ये भी एक गेट्स में मेरे सर्वाइवल में स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करता है कि जो मेरी पार्ट अवेलेबल था, जो मेरा टेक्निकल स्किल सेट अवेलेबल था, वो अलाइन हुआ, वो ब्रांड प्लान लीड करने, जीतने में, विन करने में, हेल्प करने में फैसिलिटेट करता है मुझे। और फिर इसके बाद जो जर्नी थी उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हुई, लाइक CME वाले पार्ट ऐड हुए, इंटरनेशनल CMEs कैसे उठती हैं, डोमेस्टिक CMEs, लोकल CMEs जैसे हम कहते हैं, सेमिनार्स किस तरह किए जाते हैं, वार्ड्स में किस तरह पेनिट्रेट किया जाता है। इट्स अवेलेबल, 16 टूल्स अवेलेबल हैं फार्मा मार्केट में, और हर कंपनी वही अवेलेबल करवाती है, मगर उस टूल का नाम कैसे रखना है, उस टूल की पिक्चराइजेशन कैसे करनी है, उसके पीछे स्टोरी टेलिंग कैसे बनानी है, वो चीज़ें गेट्स ने मुझे लर्न कराई कि यार आप किस तरह मार्केट में शबशबा या किस तरह डॉक्टर को अट्रैक्ट करते हैं सेम टूल को यूज़ करते हुए। सेमिनार
ऐसा टूल है जो शायद हर कंपनी अप्लाई करती है, बट उसको किस तरह स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करते हैं, उसकी ब्रांडिंग एलिमेंट किस तरह बनाते हैं, डॉक्टर्स को किस तरह एंगेज करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर किस तरह एंगेज होगा, डॉक्टर का क्या बेनिफिट है, इस तरह की चीज़ें वो गेट्स ने लर्निंग स्टार्ट की, गेट्स ने मुझे दी। फिर इसके अलावा आप ये कह लें कि IQVIA में सीख के आया था, सेल्स एनालाइजर का कॉन्सेप्ट पता चला, PLD का कॉन्सेप्ट समवॉट रन हुआ, मिप का डेटा ये आइडिया हुआ। तो ये डेटा पार्ट मैंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि नंबर्स मार्केटिंग में सर्वाइव करने के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग में आपके पास हर चीज़ को जस्टिफाई करने या हर चीज़ को इनिशिएट करने या उसको मेजर करने के लिए वो इतनी सक्सेसफुल है, नंबर्स आ दिए। तो आप कह लेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स में नंबर्स आर बाइबल, इतने इंपॉर्टेंट है। वो नंबर्स पार्ट मैंने स्ट्रॉन्ग किया। फिर जो कि मैंने पास एक्सपीरियंस में सेल्स पार्ट नहीं था, तो फील्ड विजिट काफ़ी रही गेट्स में, वो पार्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। डॉक्टर के चैम्बर में किस तरह एक MI बात करता है, आपको किस तरह ऑब्जर्व करना होता है, उसकी कॉल को किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो क्या बात करें, उसके मैसेज को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, कितना शॉर्ट प्रिसाइज मैसेज होना चाहिए, मॉलिक्यूल की USP के अलावा ब्रांड की USP कैसे होना चाहिए। आप मॉलिक्यूल तो एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो कैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे लिख रहा है, उसको कन्वर्ट करें, फिर उस कन्वर्ट करने के बाद फ्रॉम मॉलिक्यूल टू ब्रांड आप किस तरह मूव करें। वो एक एक्सपीरियंस का था जो गेट्स ने मुझे तकरीबन 1 सवा साल में सिखाया। तो इट्स के गेट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा मेरे कैरियर में, कि उसने मुझे वो सारी चीज़ें सिखाई जो शायद मैं दूसरी कंपनी में 2 या ढाई साल में सीखता। अच्छा अली, इसमें एक चीज़ आपने जो डिस्कस भी की कि जिन चीज़ों ने आपको डिफरेंशिएट किया, देयर वाज मेडिकल मार्केटिंग, आपकी हाँ। मेडिकल की नॉलेज थी नहीं। और उसको नंबर से लिंक करना, बिल्कुल। वो एक आपका एक आर्ट था जिस तरीके बिल्कुल। से आप करते थे, उस चीज़ ने आपको ज़्यादा डिफरेंशिएट किया है। अच्छा, दूसरी आपकी जर्नी जो आपने अभी तक डिस्कस की कि देयर इज़ लर्निंग ऑनगोइंग, नॉट इवन अ सिंगल प्रोसेस जिसमें आपकी लर्निंग स्टॉप हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। इस फॉर्म में भी आप गए तो यू इंटर डीपली, आपने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, किस तरीके से किया जा सकता है। अगर हम बात करें, जो हमने सेल्स की बात की कि आपका सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था, उसमें आपने गेट्स में ओवरकम किया कि किस तरह फील्ड में जाके चीज़ों की एग्जीक्यूशन को हम देख सकें। अच्छा, फिर इसके बाद रिसेंटली आप मार्टिन डाउ के साथ, मार्टिन डाउ बॉग मार्केट के साथ एसोसिएटेड हुए। उसकी थोड़ी सी हमें जर्नी बताएं कि वहाँ पे आप किस पोजीशन पे एंटर हुए थे और अभी आपकी करंटली क्या पोजीशन है और वहाँ से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा? मॉडर्न डॉ मार्का मैंने अगस्त 2019 पे ज्वाइन की थी। इट्स अराउंड 4 years हो गए उस बात को। और एज अ PM ज्वाइन किया था गेट्स में। आई वाज एन असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, मैं वहाँ PM ज्वाइन करता हूँ। मेरा पास एक्सपीरियंस क्योंकि कार्डियो मेटाबॉलिक डिवीजन का था, तो वो मुझे एज देता है इंटरव्यू में, क्योंकि मॉडर्न डॉ मार्का में मोस्टली लोग इंटरनली हायर्ड होते थे। आई वाज अ वन जो तकरीबन 6 साल के बाद कोई PM मार्केटिंग में हायर हो रहा था, वरना रीजनल मैनेजर्स को, सेल्स के लोगों को वो ग्रूम करके प्रमोट करते थे। तो आई वाज आप ये कह लेंगे कंपनी के लिए भी शायद 6 साल बाद एक न्यू एक्सपीरियंस था कि किसी बाहर के बंदे को इंडक्ट करना, और मेरे लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि गैट्स ऐसी कंपनी थी जहाँ डिफरेंट तरीके के नॉर्म्स को अप्लाई किया जाता था, मार्केट की हर वो चीज़ को अप्लाई किया जाता सकता था जो जिसके लिए आप सोच सकते थे। तो गैट्स में कोई लिमिटेशन नहीं थी, बट मॉडर्न और मार्कर में शुरू में लिमिटेशंस थी। लाइक वहाँ सैम्पल्स फोल्डर का कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसी पे चीज़ों को ज़्यादा ड्राइव किया जाता था। कैंपेन मटेरियल स्ट्रॉन्ग थे, बैकग्राउंड मार्क के सपोर्ट की वजह से काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी। मगर आप ये कह लेंगे इंटरनेशनल CMEs, लोकल CMEs और डिफरेंट चीज़ें जो नेशनल कंपनीज में होती हैं, वो कल्चर मौजूद नहीं था। तो इट वाज टफ, और लोग SOPs पेपर वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। सेल्स एंड मार्केटिंग में एक ही चीज़ें होती हैं, 16 टूल्स अवेलेबल है, हर कंपनी उसी को अप्लाई कर रही होती है। कुछ कंपनी टूल्स ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल करती है ऑब्वियसली, क्योंकि एक मल्टीनेशनल थी तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन थी, और जब ये एक्वायर की गई बाय नेशनल कंपनी तो SOP सारी वहीं मेंटेन गई, जिसकी वजह से इट्सेल्फ एक चैलेंज आता था हमारे लिए कि हम डॉक्टर्स की तरफ किस तरह मूव करें, किस तरह नेशनल कंपनीज से कॉम्पीट करें। और जो हमारे बिजनेस केसेस नॉर्मली न्यू प्रोडक्ट के होते थे, वो अप टू द मार्क नेशनल कंपनीज़ की तरह नहीं होते थे। फिर जो मैनेजमेंट थी उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि अब हम नेशनल कंपनीज़ के बराबर अप टू द मार्क परफॉर्मेंस प्रोवाइड करें। तो हमारे जो मैन ड्राइवर्स, या आप ये कह लें कि जो टीम को ड्राइव कर रहे होते थे, वो सारे रिसर्च ब्रांड मर्क के थे, वो ड्राइव हो रहे थे, मगर जेनरिक में हम अप टू द मार्क नहीं परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ चैलेंजेस आ रहे थे। तो उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करना, पिछली कंपनी के अपने एक्सपीरियंस को वहाँ इनकॉर्पोरेट करना, टीम को समझाना कि यार इस चीज़ को इस तरह एग्जीक्यूट करना है और इससे इस तरह रिजल्ट ड्राइव होंगे, वो मैनेजमेंट को कन्विंस करना कि यही अब मार्केट का नॉर्म है। तो उसमें ऑब्वियसली मेरे इमीडिएट बॉस और मेरी जो मैनेजमेंट थी,
उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, और जो मेरी फर्स्ट लॉन्च थी कंपनी में ज्वाइन होने के बाद, वो उस कंपनी की सबसे अप टू द मार्क सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च पे हुई, IQVIA में टॉप 10 में हुई। तो फिर उस कंपनी ने उस तमाम टूल्स को एज अ नॉर्म अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और वो तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट की। तो शुरू में उसको टूल्स को या नॉर्म्स को अप्लाई करना इटसेल्फ एक चैलेंज आता। अच्छा अली, इसमें आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो पीपल और द कंपनी इज़ ऑलवेज रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब एक हर किसी का नॉर्म होता है, एक सेट कल्चर होता है, वो उसी को फॉलो कर रहा होता है। बट आप बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लर्निंग, आपने उस लर्निंग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे अपने रिजल्ट देकर इसको प्रूव किया। तो यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपने ज्वाइन किया, आपको बेस्ट ब्रांड प्लान का अवार्ड मिला, उसके बाद आप सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर प्रमोट हो गए। अच्छा, उसके बाद अब बिजनेस मैनेजर तक का सफ़र आपका कैसा रहा, वो कैसे एरिया आपने एक्सप्लोर किया? बिजनेस मैनेजर बनने के लिए मज़ीद क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड था जिसने आपको हेल्प करी? अच्छा, फिर मुझे लगा कि SPM से GPM जाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करनी होगी। फिर उसमें कुछ अपने लर्निंग का में हमने कैंपेन स्टार्ट की, रखो अपना ख्याल। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल एक्सपीरियंस। क्या हम एक साइड सेमिनार की एक सीरीज़ पूरी चला रहे थे, अराउंड 35 सेमिनार्स हुए थे उस अम्ब्रेला के तहत, और एक डिजिटल अवेयरनेस कॉन्सेप्ट रन किया गया था। एक ब्रांड जो अपनी मैच्योरिटी पे था टाइप 2 डायबिटीज़ पे, उसके लिए एक न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना, उस मार्केट में अपने आप को प्रूव करवाना। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसकी बेस पे प्रमोशन भी। साथ में आप ये कह लें कि वहाँ मैंने कस्टमर मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा काम किया। लाइक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हायर उस कैटेगरी के थे, कुछ इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट, समवॉट कार्डियोलॉजिस्ट जो उस फील्ड के थे। तो डायबिटीज़ के सेगमेंट, क्योंकि मेरे पास प्योरली डायबिटीज़ पोर्टफोलियो था, तो मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, उन पे काम किया। और वहाँ सोसाइटी इंगेजमेंट को सबसे ज़्यादा बूस्ट किया। सोसाइटी में प्रेजेंस करना, सोसाइटी से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उस चीज़ों पे काम किया। तो वो चीज़ ने मुझे अपग्रेड करने में हेल्पफुल रही फ्रॉम SPM टू GPM लेवल। और फिर GPM टू बिज़नेस मैनेजर लेवल में आप कहें कि जो कस्टमर मैनेजमेंट मैंने स्टार्ट की थी, उसमें मज़ीद एक्सेल करते पे उस चीज़ को हाईलाइट करना, कंपनी में इनकॉर्पोरेट करना, तो वो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस में हेल्पफुल रहा। और साथ साथ, क्योंकि बिज़नेस मैनेजर के लिए सबसे पहले पीपल मैनेजमेंट का, आप अपने इंटरनल लोगों को किस तरह मैनेज करते हैं, अगर आपने वो मैनेज कर लिया तो आप रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि एज अ सिंगल पर्सन आप हेड ऑफिस में बैठकर जो चीज़ सोच लें, बेस्ट प्लान बना लें, उसकी एग्जीक्यूशन टीम ने करनी है। तो विदाउट टीम आप किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी चीज़ को विन नहीं कर सकते, कोई बेंचमार्क क्रिएट नहीं कर सकते। तो SPM टू GPM लेवल में मैंने लोगों को मिलाकर अपने साथ पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लिया। वो मेरे बिज़नेस मैनेजर में बनने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो पीपल मैनेजमेंट के मैं किस तरह सेल्स टीम को ड्राइव करता हूँ एज ए ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर रहते हुए अपने पोर्टफोलियो को। तो फिर एक न्यू लॉन्च आई, वो भी सक्सेसफुल हुई। तो ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक आपकी टीम उसमें आपको सपोर्ट नहीं करती। तो पीपल मैनेजमेंट किसी भी चीज़ के सक्सेसफुल होने के लिए, सेल्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये अगर 3 चीज़ें पूरी है, और इसके बाद देन फोर्थ वन इज़ कस्टमर मैनेजमेंट। अगर आपने ये 4 एरियाज़ कवर कर लिए, तो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर बनने या उस पोजीशन पर जाने तक कोई नहीं रोक सकता। और यही फिर आगे की सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अच्छा ये जो वीडियो थी ये पर्टिकुलरली आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा, इन्हीं लास्ट में आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएशन के करीब हैं, और इस फील्ड को, यानी जो डिफरेंट डोमेन्स की हमने फील्ड की बात की, हमने बिजनेस डेवलपमेंट की बात की, हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात की, हमने लोकल मार्केटिंग की बात की, तो उसके लिए क्या स्किल सेट उनको रिक्वायर्ड है और किन एरियाज़ को उनको एक्सप्लोर मज़ीद करना चाहिए? देखिए, अगर एक फ्रेश ही इंडस्ट्री में एंटर होता है, तो पहले वो डिसाइड कर ले कि उसे किस सेगमेंट में जाना है। फॉर एग्जांपल, उसे टेक्निकल साइड, प्रोडक्शन QC आना है, तो फिर वो उसी तरह के सब्जेक्ट्स जो अवेलेबल हैं, जैसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, क्वालिटीज़ के हैं, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो उस सब्जेक्ट्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और फार्माकोलॉजी इज़ मेन। अगर आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे आना है, आपने BD की साइड पे आना है, तो आप फार्माकोलॉजी या क्लिनिकल फार्मेसी की साइड पे स्ट्रॉन्ग है। तो आपने अपने कैरियर के शुरू में स्टार्ट करना है कि आप किस सब्जेक्ट में स्कोरिंग ज़्यादा रहते थे, आपका कोर्स साइड क्या था। ये कोर्स साइड आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करती है। क्योंकि मैंने लोगों की परसेप्शन को देखा है नॉर्मली कि यार सेल्स एंड मार्केटिंग में शायद मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा है, तो लोग कोशिश करते हैं, हर फार्मेसी से कोशिश होती है मार्केटिंग एंड सेल्स में। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस और मेरे जो क्लास फेलोज थे, वो डिफरेंट फील्ड्स में भी गए, कुछ प्रोडक्शन में गए। अल्टीमेटली जब हम 5 ईयर बाद मिलते हैं, तो मैंने देखा कि हम सबका पेरोल समवट सेम था, +-10,000। इट्स मीन कि आप किसी भी फील्ड में मॉनेटरी बेनिफिट्स पर्क्स सेम ले सकते हैं, जब तक आप उसमें एक्सेल अपने आप को ग्रूम नहीं करते। तो लोग कहते हैं यार प्रोडक्शन में पैसा नहीं है,
प्रोडक्शन में भी पैसा है, क्वालिटी में पैसा है, एनपीडी हर जगह मॉनेटरी बेनिफिट्स अवेलेबल। बट इट्स क्या आपकी लर्निंग कितनी है, आपने उस एरिया में रह के अपने आप को ग्रूम कितना किया, आपने कितनी डेजिग्नेशन कितने टाइम में अपग्रेड की, आपने नेक्स्ट डेजिग्नेशन के लिए क्या टारगेट सेट किए हुए। तो आपने खुद टारगेट सेट करने होते हैं, आपका बॉस आपको अपग्रेड नहीं करेगा, आपने खुद ऐसे काम करने हैं कि आपको अपग्रेड किया जाए। मैं नॉर्मली लोगों से देखता हूँ कि जो फ्रेशीज आते हैं या जो बहुत ज़्यादा जूनियर्स होते हैं, उनमें इश्यूज़ होते हैं कि यार वो कहते हैं हमें नेक्स्ट ग्रेड पे प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट ग्रेड पे आपको क्यों प्रमोट करेगा कोई? यार मुझे ये चीज़ नहीं आती। मैंने कहा यार आपको ये चीज़ आती है? कहते हैं नहीं आती, किसी ने सिखाई नहीं है। आप यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको टीचर सिखाता है पर इंडस्ट्री सिखाती नहीं है। आपने खुद सेल्फ लर्निंग करनी होती है, आपने खुद सीखना होता है। आपने देखना होता है कि अगर मुझे ऑफिसर लेवल पे मुझे सीनियर ऑफिसर में मूव होना है तो सीनियर ऑफिसर की जेडी क्या है, उसमें जो टास्क है उसके बारे में मुझे नॉलेज कितनी है और मैं उस टास्क को कितना अपने लेवल पे रहकर सीख सकता हूँ अपने सीनियर से। तो आपके सीनियर्स हों, जूनियर्स हों या जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी आपको सिखा सकते हैं। तो इंडस्ट्री में आपको काम करके ऑन जॉब कोचिंग होती है, तो आप अपने आप पे अपने सीनियर्स उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो आपको कोच करें। उस लेवल पे जाने पे जो रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो एक्वायर करें, वो नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करें। जब वो एक्वायर कर लेंगे तो आपका बॉस इट्सेल्फ आपको प्रमोट कर देगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहने की कि यार मैं नेक्स्ट ग्रेड पे मूव क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं कंफर्म किया या मुझे क्यों नहीं इस दफ़ा प्रमोट किया गया। तो सबसे ज़्यादा मिस ये होती है कि लोगों का सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। फिर लोग ज़्यादातर 9 to 5 के जॉब को बिलीव करते हैं। 9 to 5 जॉब आप शुरू के कैरियर में भूल जाए। ये शुरू के 5 साल वो होते हैं जब आप जितना मैक्सिमम सीख सकते हैं, जितना मैक्सिमम टेक्निकल साइड नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के 5 ईयर में आप 9 to 5 का ना सोचें, आप ये सोचें कि मैं कितना टाइम स्पेंड करने पे कौन कौन से स्किल्स को से। अल्टीमेटली आपने अगर एक स्किल लर्निंग नॉलेज ले ली, देन मॉनेटरी बेनिफिट पर्क्स भी आ जाएंगे और डेजिग्नेशन भी अपग्रेड हो जाएगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि सेल्स एंड मार्केटिंग में ही शायद मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा है, वो इंडस्ट्री में शायद आप प्रोडक्शन मैनेजर बन जाते हैं, वहाँ भी गाड़ी है, वहाँ भी पे रोल में शायद मैनेजर ग्रेड पे वही है जो एक सीनियर पीएम प्रोडक्ट मैनेजर पे आपको पे रोल मिल रहा होता है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में रहें, मगर जहाँ रहें वहाँ अपने आप को अपग्रेड करें, सेल्फ लर्नर एटीट्यूड शो करें और 9 to 5 का ना सोचें। नैसली बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि जितने भी फ्रेशीज हैं एक उनके पास एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि ऑलवेज ट्राई फॉर दी एक्सीलेंस। बिल्कुल। सेल्फ लर्निंग की आपने बात की कि लर्निंग पर उनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किन फैक्टर से वो जो है अपनी जो नेक्स्ट जो रोल जॉब रोल है उस पर वो किस तरीके से वो एक्वायर कर सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। और इम्पॉर्टेंटली हम बात करें ओवरऑल जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनके लिए क्या की लर्निंग है, वो ये है कि आप जिस डेजिग्नेशन पे भी जाएँ, जिस एरिया में भी जाएँ, जिस जॉब फील्ड पे भी जाएँ, यू कैन एक्सप्लोर द साइट। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग। आप प्रोडक्शन में भी उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी आप उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डेफिनेटली कुछ जो फैक्टर सोशल मीडिया पे लोग दिख रहे होते हैं वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जैसे जब आप हमने और आपने भी जब ये फील्ड ज्वाइन की थी तो हम अपने सीनियर्स को देखते थे चेक इन दिस और चेक इन दिस, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती थी। बट ये सारी चीज़ें बाकी मेरे ख्याल से डेजिग्नेशंस में बाकी जो जॉब फील्ड है उसमें भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन क्योंकि मार्केटिंग की ओवरऑल ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है तो इस वजह से आपको ज़्यादा दिख रही होती हैं। बट इन दी एंड आप किसी भी जॉब रोल पे जाते हैं, किसी भी एरिया ऑफ फील्ड में जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप प्रूव भी कर सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं किसी कंपनी में जाके, तो मैं जब जज कर रहा होता हूँ लोगों को, मैं जज करता हूँ कि वो कितना उस रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आए हैं, उसे पता है कि नॉर्मली मैंने अभी भी कुछ पास इंटरव्यूज़ दिए थे जूनियर लेवल के भी और सीनियर लेवल के भी। तो जूनियर लेवल में मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों को शायद ये मार्केटिंग का इंटरव्यू देने आ रहे हैं फ्रॉम सेल्स और डिफरेंट, मतलब पढ़ के एक बेसिक क्वेश्चन आता है यार मार्केटिंग प्लान का लेआउट क्या है, वो लोग वो भी पढ़ के नहीं आते हैं। नेट पे आप स्लाइड शेयर पे जाके पढ़े तो नंबर ऑफ स्लाइड्स अवेलेबल हैं, ब्रांड प्लान की, वीडी रिलेटेड थिंग्स अवेलेबल है, रेगुलेटरी रिलेटेड थिंग्स अवेलेबल है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने जाएं तो फर्स्ट आप नेट पे जाकर उस चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें। आप rosie.com या लिंक्डइन पे जाकर देखेंगे लोगों ने अपनी जेडीज़ में क्या लिखा हुआ है, कौन सी एक टेक्निकल टर्म मेंशन की हुई है, उस टेक्निकल टर्म को इंटरनेट पर पढ़ कर जाएंगे तो इंटरव्यू अच्छा होगा। जब आपको पता होता है तो सामने वाला एक इम्पॉर्टेंटली जज कर रहा होता है कि यार ये पढ़ कर आया है, इसका एटीट्यूड सेल्फ लर्नर वाला है। अगर वो उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं लिया
मैं उसकी सेल्फ लर्निंग ये शो करती है कि उसमें सीखने की एबिलिटी है, उस एबिलिटी की बेस पे आपको जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले आप इंटरनेट को ज़रूर सर्फ करें, देखें कि नेट सर्फिंग करके कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। और मेरा भी एक ब्लॉग है जो मैंने अपने शुरू के 5 साल में बनाया था फॉर द फ्रेशीज़, और जो मेरा एक्सपीरियंस कर्व था दैट इज़ phrali.blogspot.com। उस पर रिलेटेड मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ़ है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ़ है, रेगुलेटरी रिलेटेड स्टफ़ है, और बीडी का रिलेटेड स्टफ़ है। तो वहाँ से पढ़ा जा सकता है। इंटरनेट फुल ऑफ थिंग्स, स्लाइड शेयर पर मल्टीपल स्लाइड्स अवेलेबल है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट पढ़ कर ज़रूर जाए। अली, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट करते हुए, और उम्मीद है हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के हवाले से, बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केटिंग के हवाले से कुछ चीज़ों को डेफिनेटली क्लियर हुई होंगी, और किस तरह वो अपना पाथवे डिज़ाइन कर सकते हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अली, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।